हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड। आप सभी बच्चों का स्वागत है हम लोग यूट्यूब चैनल एड्यूवर्ल्ड में। आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 9th का है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसकी खास बात यह है कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू किया है। आप कहेंगे ये तो चैप्टर 4 का है। देखिए, चैप्टर 4 से आप इसको जज मत कीजिए, यह बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना है और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो समझिए कि केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट आप समझ जाइएगा। सिर्फ ये 9th के लिए नहीं, 10th के लिए, 8th के लिए, हर किसी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरली और क्लास में तो इसको पहले ही पढ़ लेते हैं, 10th में जाने वाले बच्चे 9th में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन यदि आप लोगों को उस क्लास में समझ में ना आया हो तो निश्चित रूप से इसको जानना ही आपको चाहिए। तो ये हम लोग NCERT की किताब से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कौन सी किताब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, NCERT। ठीक है, जो भी कंसेप्ट इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो आप लोगों को सब में किसी भी बुक के कंसेप्ट में आपको मिल जाएगा वो चीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ NCERT में ही मिलेगा। आपके पास यदि RS अग्रवाल की किताब है तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको वो चीज़ मिल जा सकता है। आइए अब देखते हैं हम लोग। In chapter 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में, अभी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट हम आपको एक नॉर्मल समझा देते हैं इस चीज़ को कि जो एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है वह मैटर का सबसे फंडामेंटल बीइंग होता है। जैसे सेल जो होता है वो हम लोगों के बॉडी का क्या होता है, बहुत ही छोटा भाग होता है, वेरी स्मॉल पार्ट होता है। तो यह समझिए कि हमारा पूरा बॉडी सेल से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटम जो है उसको आप इस तरह समझिए कि वो बिल्डिंग ब्लॉक यानी बहुत ही छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है। एग्जिस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। अलग अलग तरह के मैटर जो है एग्जिस्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नॉन एज मैटर। जितनी भी चीज़ें हैं जो कि कुछ स्पेस अपने आप में ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ मास हो, वह क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मैटर, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ये क्यों होता है? डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूट, हर अलग अलग तरह के मैटर को अलग अलग तरह से बना हुआ होता है। अलग अलग तरह का मैटर अलग अलग तरह का एटम से मिलकर बना होता है। क्लियर है? हर अलग अलग तरह का एटम से हर अलग तरह का मैटर बना होता है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि एटम किसी भी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के एटम से किस तरह से अलग होता है, किस बेसिस पर अलग होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हर अलग अलग तरह का जो एलिमेंट है उसका एटम दूसरे एलिमेंट से किस तरह से अलग होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है कि क्या एटम जो है वो रियली सच्चाई में इनडिविजिबल है, यानी कि बिल्कुल तोड़े नहीं जा सकते हैं। एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उनको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब कि दे आर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर, वह मैटर के सबसे छोटे कण होते हैं जिससे मिलकर के मैटर बना होता है। तो क्या एटम के अंदर छोटे छोटे और उससे छोटे कोई पार्टिकल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? इन सभी के आंसर्स जो है हम लोग इस चैप्टर में समझ जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। हम लोगों को यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में समझना है और अलग अलग तरह के जो मॉडल्स जिसे कि प्रपोज किया गया है उसके बारे में समझना है। और ये मॉडल्स क्यों बनाए गए हैं? ये मॉडल बनाए गए हैं यह बताने के लिए कि किस तरह से कोई भी एटम का अरेंजमेंट था। क्योंकि शुरुआत में तो हमें पता नहीं था, ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे हम लोग देख सकें कि एटम के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले थ्योरी प्रपोज की गई और थ्योरी प्रपोज करके यह सब समझाया गया या माना गया कि एटम जो है इस तरह से होता होगा, इस तरह का इसके अंदर अरेंजमेंट होता होगा। लेकिन तो जिस समय 19th सेंचुरी की बात हम लोग करते हैं तो 19th सेंचुरी में सबसे बड़ा जो चैलेंज था साइंटिस्ट्स के सामने, जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, कि किस तरह स्ट्रक्चर का एटम होता है इसको लोगों को समझाना, ये बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज था। और उसके साथ में यह बताना कि उसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस तरह से
कोई एक मैटर दूसरे से अलग होता है, किस तरह से एक एटम दूसरे एटम से अलग होता है। द यूलिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आज जो हम लोग समझ है जो अपना विकसित किए हैं एटम्स के लिए, वह जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हम लोग को पता चला है। देखिए पहले क्या हुआ, माना गया। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स, और उसके बाद आप उसको आंसर निकाल लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 5 है, 10 है, 12 है, जो भी है। उसी तरह से साइंस में भी क्या किया गया, पहले माना गया, हाइपोथेटिकली ये मान लिया गया कि एटम इस तरह का होता होगा। फिर उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन एराइज किया कि अगर अच्छा ऐसा होता है तो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी 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 कैसे होती है। फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, समझा गया कि उस क्या वह सारे आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोगों को उस थ्योरी पे मिल पा रहा है। यदि मिल पाया तब तो ठीक था, लेकिन जब नहीं मिल पाया तब उस थ्योरी को अमान्य मान लिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से एटम्स के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। यदि आप नए सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको NCERT की, आपको RS अग्रवाल की, या आपको RD शर्मा की, या जो फिजिक्स की S चांद की, इन सब की जो आपको कंसेप्ट है वो निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर अलग अलग क्लास वाइज मिल जाएगी। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। यदि आप आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप घर में 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप निश्चित उसको देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं। One of the first indications that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substance. सबसे पहली बात की गई, देखिए इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है। एक तो स्टैटिक होती है। स्टैटिक माना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त किया जाता है वह हो जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या, घर में हमारी जो बिजली आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण है। जबकि आप लोग देखते होंगे कि चार्ज, कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग सूखे बालों को अपने कंघी से रब करें और छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लेके जाएं तो वो क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो यह जो फेनोमेना होता है अट्रैक्शन का, वो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करती है चार्ज पार्टिकल्स के लिए। लेकिन अगर हम बात करें मैटर के लिए, या अगर हम बात करें घर में हमारे जो डोमेस्टिक वायरिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी निश्चित तौर पे क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। तो जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा जा रहा था और देखा गया किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी भी सबस्टांस के अंदर ट्रांसफर होती है, तो वहां से हम लोग को ये समझ में आया कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, यानी कि एटम्स को फर्दर तोड़ा जा सकता है, इंडिविजिबल नहीं है। उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। या यहीं से समझ में आया जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी हो रही थी। तो वो चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, वो चार्ज पार्टिकल्स क्या थे, इसके बारे में समझेंगे। किसी मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो यह समझने के लिए कि नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैटर कैसे काम करता है, चार्ज पार्टिकल्स से मैटर के अंदर, हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज देखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने सूखे बालों को कंघी करेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको ले जाएंगे पेपर के, तो हम लोग तो देखेंगे कि वो पेपर अट्रैक्ट करता है कि नहीं। फिर एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे और उस रॉड को हम लोग एक फूला हुआ बैलून के पास लेके जाएंगे। उसके बाद समझेंगे क्या होगा। तो दोनों ही केस में मैं आपको बता दूं क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां जनरेट होगी और वहां पर हमारा जो ड्राई हेयर है वह पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ग्लास रॉड जो है वह सिल्क क्लॉथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सॉरी, जो ग्लास रॉड जो कि सिल्क क्लॉथ से रब किया हुआ है वो इन्फ्लेटेड बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अब समझिए, इन एक्टिविटीज से वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि चार्ज जो होता है किसी बॉडी पर तीन तरीके से आता है, इंडक्शन से, कंडक्शन से, या रबिंग से। तो यहाँ पर क्या है, रबिंग का फेनोमेना हो रहा है, रब करके। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बाय रबिंग या चार्ज बाय रबिंग। ठीक है, चार्ज जो है रब करने से आ रहा है और उस रबिंग करने पर जो चार्ज आ रहा है
तो रबिंग करने पर जो चार्ज आ रहा है, तो ये आपको समझना है यहाँ पर कि यह जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है यहाँ पर रब करने के बाद। क्योंकि ये बात समझ लीजिएगा कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पर आएगा तो फिर वो दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होगा। तो यदि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आता है, जब उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो जब जो हम लोग इस एक्टिविटी से क्या समझते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। तो यह चार्ज कहाँ से आ रहा है, यह क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर सकेंगे तब समझेंगे जबकि हम लोग ये समझ जाएंगे कोई भी एटम जो है डिविजिबल होता है, यानी उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक एटम के अंदर 26 से अधिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये आपके बुक में कहीं दिया हो या ना दिया हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से, ये आपको आगे पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी एटम में लगभग 26 से अधिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इसके लिए खोज के लिए प्रयास किए कि किस तरह से एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होता है, उसके प्रेजेंस को दर्शाया जा सके। तो 1900 के बाद यह समझ में आया कि एटम जो है सिंपल नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के खोज से पहले ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में यह डिस्कवर किया था, पता लगा लिया था कि जब जो है एक कैनाल रेज से गैस डिस्चार्ज कराया जाता था तो कुछ रेडिएशंस वहाँ होते थे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है 11th में कि किस तरह से कैथोड रे ट्यूब से होकर के चार्ज पार्टिकल्स, यानी जब कहिए कि एक चार्ज को बहुत हाई स्पीड में गुजारा जाता था तो उसके ऊपर दूसरा चार्ज जो है वो क्या करता था, एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डालता था। तो इसके बारे में हल्का सा आपको यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस को, किसमें, एक गैस डिस्चार्ज में, और उसको नाम दिया था कैनाल रेज का। ठीक है, दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज, यह रेज जो थे वह क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे, विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके वजह से इस पे खोज करते चले गए ई गोल्डस्टीन, और उन्होंने एक दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल खोज की थी जिसको कि प्रोटॉन का नाम दिया गया था। यह जो सब एटॉमिक पार्टिकल था इसके अंदर भी एक चार्ज था, और इसका जो चार्ज था वह मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के ही समान था, लेकिन साइन जो था वह इलेक्ट्रॉन का विपरीत था। इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है और यह जो खोजा गया सब एटॉमिक पार्टिकल इसका साइन पॉजिटिव था। ठीक है, तो इट मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मास की बात की जाए तो मास जो था प्रोटॉन का, या होता है प्रोटॉन का, वो 2000 गुना ज़्यादा था एक इलेक्ट्रॉन से। एक प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज़्यादा था, यानी ज़्यादा वेट था, वेट भी ज़्यादा था और मास भी ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, उसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया। जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को ई टू द पावर माइनस इस तरह दर्शाते हैं और प्रोटॉन को पी टू द पावर प्लस स्मॉल, दोनों ही स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट होगा। ई पे माइनस देंगे तो इलेक्ट्रॉन समझिएगा, पी पे प्लस देंगे तो प्रोटॉन समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता, ये बात ध्यान रखिएगा। और मास जो है प्रोटॉन का वो 2000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन के। तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज एज +1। तो मास कितना लेंगे, 1 यूनिट, और चार्ज 1 लेंगे। तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। तो देखिए चार्ज में तो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है, -1 जो है इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जो है निगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 है तो -1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन के ऊपर प्लस है तो +1 हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज। लेकिन अगर मास की बात की जाए तो मास जो है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट 2000 टाइम्स का मतलब क्या हुआ समझिए कि तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया ना, बहुत कम हो गया ना। 1 रुपया के 2000 रुपये के सामने बताइए आप, 2000 रुपया है, 2000 रुपीज, इसके सामने 1 रुपीज की क्या वैल्यू है कोई वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, नेग्लिजिबल है कुछ, है कुछ बताइए, नहीं। चलिए, it seemed highly likely that an atom was composed of proton and electrons।
म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज। ये इसको समझने में हम लोगों को कोई कठिनाई नहीं है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक एटम बना है, यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, लेकिन वह दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं, यानी एक जितना ही निगेटिव है मैग्नीट्यूड में, दूसरा उतना ही पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा 0। इसलिए एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डू एटम कैरी एनी चार्ज, तो आप कहेगा एटम डू नॉट कैरी एनी चार्ज इन देयर इनसाइड देयर एलिमेंट। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। तो दे कैंसिल आउट देयर इफेक्ट, दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करते हैं इफेक्ट को, एंड देयर म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्जेस। तो उसमें ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं आता है। It also appeared that the proton were in the interior of the atom। यह भी देखा गया कि प्रोटॉन जो है एटम के अंदर, बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर के हिस्से में होते हैं। Now the big question was what sort of structure these particles of atom form। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एटम को किस तरह का बना है, क्या ऐसे इस तरह का रेक्टेंगुलर बना दें, अमीबा की तरह बना दें, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाए एटम का। तो यह जो है हम लोगों को आगे पढ़ने से पता चलेगा कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। आइए चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को वाटर कैनाल रेज और एटम का सिस्टम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन विल कैरी चार्ज नॉट, तो इसमें तो आंसर हो जाएगा नॉट, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 हो जाएगा और चार्ज प्रोटॉन का +1 हो जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ें तो +1 -1 0 हो जाएगा, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। समझ गए आप इस बात को। और कैनाल रेज के बारे में यहाँ पर दिया ही हुआ एक्सपेरिमेंट्स में। यहाँ देखिए, E. Goldstein 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays। ये आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। दोनों आंसर मैंने आपको करा दिए। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को लिख करके इसका आंसर भी लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर चलते हैं। हम लोगों ने, आपने अभी तो नहीं पढ़ा है, बट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि चैप्टर 3 में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कह रहा था कि एटम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इनडिस्ट्रक्टिबल। लेकिन जो डिस्कवरी हुआ दो फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जिसका कि नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया एटम के अंदर, उसके वजह से क्या हुआ कि जो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, वो क्या हो गया, फेलियर हो गया, वो रद्द हो गया, उसको माना नहीं गया, वह खत्म हो गया। क्योंकि डाल्टन साहब ने कहा था कि एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो ये बात समझ जाएगा कि एटम के अंदर भी कुछ ना कुछ है। तो एटम इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, इनडिविजिबल भी नहीं है। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। तो इसके बाद यह आवश्यकता समझी गई इस बात की कि पता किया जाए किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है किसी एटम के अंदर अरेंज है। इस बात को समझाने के लिए मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स। तो अलग तरह के साइंटिस्ट ने अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स को प्रपोज किया। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और उसमें सबसे पहले सर जे थॉमसन वही थे। याद कीजिएगा जे थॉमसन ने और क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, याद है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं ना। यहाँ पर देखिए, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, है ना। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, कोई डाउट? गुड, आइए समझिए बात को। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब एटम का थॉमसन मॉडल क्या कहता है, किस तरह का यह मॉडल था। मॉडल समझते हैं क्या होता है मॉडल। तो मॉडल देखिए क्या होता है। मॉडल एक प्रपोज्ड थियरी होती है, जो कि हम लोग को अगर पहले किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है तो हम लोग उसके बारे में पहले कयास लगाते हैं, सोचते हैं, तो उसको कहते हैं मॉडल, एक प्रपोज थ्योरी। तो थॉमसन ने सबसे पहले इस बात को प्रपोज किया कि मॉडल किसी एटम का जो है वो एक सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के। ठीक है, क्रिसमस में जो हलवा या इसका बहुत सा मतलब है, खीर होता है, हलवा होता है, उसके तरह है। द इलेक्ट्रॉन्स इन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह पॉजिटिव चार्ज की तरह होते हैं किसी स्फीयर में, और वो किस तरह से होते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो डाला जाता है क्रिसमस पुडिंग में उस तरह के होते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। आप सोच सकते हैं जैसे तरबूज होता है ना,
तो क्या होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है, आप सोचिए मान लीजिए तरबूज एटम है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, जितना लाल पार्ट जो है उसके अंदर खाने वाला, समझिए कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो काला काला भाग है सीड्स वाला, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि क्या है उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर इम्बिडेड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए इस तरह का आप समझिए कि जो है वाटरमेलन है, और वाटरमेलन का रंग कैसा होगा, रेड होगा। चलिए इसके अंदर वाला भाग को रेड कर देते हैं, यही रेड होगा, ये सब पूरा पूरा रेड होगा। बड़ा करके कर देते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा फन आप लोगों को भी तो होना चाहिए। ये देखिए ये पार्ट सारा रेड कर देते हैं, पूरा रेड कर दो, ठीक है चलिए पूरा रेड कर देते हैं। ये तो हो गया वाटरमेलन, ठीक है। चलिए सब पूरा कहानी है हम लोगों ने बदल दिया है, तो थ्योरी जो दे रहा है कोई बात नहीं। आइए ये हो गया वाटरमेलन, थोड़ा सा गोल नहीं हुआ है, तो आप लोग समझिएगा इस बात को। अब देखिए इस वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं ब्लैक रंग के। आइए सीड्स बनाते हैं, देखिए ये सीड्स, ठीक है, समझे बात को। ये वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन में सीड्स हो गए। तो यह जो गोल भाग देख रहे हैं आप, पूरा खाने वाला लाल रंग का जो भाग है, ठीक है, तो यह लाल रंग का भाग क्या है, ये पॉजिटिव स्फीयर है, ठीक है। और यह जो ब्लैक 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 देख रहे हैं आप लोग, ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्फीयर किस तरह का बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव स्फीयर इलेक्ट्रॉन की तरह का बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव स्फीयर प्रोटॉन की तरह बना है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ब्लैक पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये पॉजिटिव स्फीयर ये पूरा पूरा जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन पूरे के पूरे भाग में फैले हुए हैं, और इसके अंदर इस तरह से छोटे 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 भाग में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। यही दर्शाने का मतलब हुआ। ये चार्ज है पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इस तरह से अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये थ्योरी किसकी थी, थॉमसन मॉडल थी, ठीक है, एटम का। ये थॉमसन साहब ने कहा कि हो सकता है इस तरह का अरेंजमेंट हो। जे थॉमसन के बारे में देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1856 से लेकर 1940 तक ये थे। ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, और यह चीथम हिल्स सबर्न ऑफ मैनचेस्टर में इन्होंने जन्म लिया था ऑन 18 दिसंबर 1856। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 1986 में, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, बात को याद रखिएगा। ही डायरेक्टेड द कैंडेविश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स। 35 साल तक ये कैवेंडिश लेबोरेटरी को निर्देशित करते रहे, क्लियर है। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली वॉन नोबेल प्राइज। और उनके 7 जो फॉलोवर थे या स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी नोबेल प्राइज जीता था लगातार, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। थॉमसन ने इससे क्या बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि एटम के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर देखिए इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, भरे रहते हैं सीड्स की तरह, ठीक है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा, बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, संख्या में बराबर होगी। सो द एटम एज एन होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए पूरा का पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। जो भी स्टूडेंट 10th से 11th में गए हुए हैं, अभी अभी एग्जाम दिए हुए हैं, वो भी निश्चित रूप से इसको देखें, क्योंकि 11th बहुत ही मुश्किल है। अगर केमिस्ट्री का आपको बेस क्लियर नहीं होगा, एटम स्ट्रक्चर के बेस क्लियर नहीं होंगे, तो मुझे लगता है आपको आगे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by his model as we see below. थॉमसन्स मॉडल ने क्या कहा था कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके रिजल्ट ने यह बताया कि जैसा थॉमसन्स मॉडल पर अप्रोच किया गया था उस तरह का एटम नहीं होता है। जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया एटम का, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, ये इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाता है या किया गया होगा एटम के अंदर। तो रदरफोर्ड ने एक डिजाइन किया एक्सपेरिमेंट इसके लिए, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत पतले थिन फॉइल पर, पतले गोल्ड फॉइल पर क्या किया गया था, बॉम्बार्डिंग कराया गया था, पटका गया था समझिए,
या उस पर गिराया गया था। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बारे में आप लोग अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक तरह का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस तरह का इसी तरह के पार्टिकल्स होते हैं, बस और कुछ नहीं। कैसे बनते हैं न्यूक्लियस को तोड़ करके, ये सब आपको नहीं जानना है। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, उसने एक गोल्ड फॉइल का सिलेक्शन किया था क्योंकि यह चाहता था जितना पतला से पतला लेयर बनाया जा सके उतना बनाए, और गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत हाई होती है, इसलिए इस गोल्ड फॉइल को चुना गया था। यह लगभग 1000 एटम मोटा था, मात्र इतनी ही इसकी मोटाई थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, देखिए थोड़ा सा बता दिया गया है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। ठीक है, डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। ज़्यादा नहीं समझिएगा आप, मैं इसीलिए आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना सा ही है, यही बस इतना ही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, और कहीं भी एग्जाम में आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनका जो मास है वो 4 यूनिट का होता है, क्योंकि डबल चार्ज हीलियम आयन होते हैं तो मास डबल हो जाएगा तो 4 यूनिट हो जाता है। तो फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनमें अच्छी क्षमता होती है एनर्जी की, काफ़ी एनर्जी जो है उसमें स्टोर हो जाता है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. अगर आप इस थ्योरी की बात कीजिए कि इसमें सब तरफ पॉजिटिव चार्ज ही है और पॉजिटिव चार्ज ही इस पर आप पार्टिकल को जो है फॉल कराइए, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम चार्ज जो होता है रिपेल करता है एक दूसरे को। तो ये सोचा गया था कि जब इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया जाएगा तो क्या करेगा, सारा पार्टिकल्स रिपेल हो जाएगा, वापस चला आएगा। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. लेकिन प्रोटॉन से बहुत ही ज्यादा क्या थे अल्फा पार्टिकल्स, हैवी थे, इसलिए उसको किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं शो हुआ। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? चूंकि जो है जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा ही भारी थे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने के लिए नहीं मिला। डिफ्लेक्शन माना होता है अगर कोई चीज़ पाथ में जा रही है और उसके सामने कोई रुकावट आ जाए, या वो किसी से टकरा जा करके अपना अगर पाथ बदल लेती है, या किसी इन्फ्लुएंस से अगर अपने पाथ को चेंज कर लेती है तो उसको डिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो देखिए यही था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ही हम लोग कंप्लीट करके छोड़ देते हैं। आप लोग जो है एनसीईआरटी की पीडीएफ नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या बुक्स अगर आपके पास है तो आप लोग बुक से पढ़िए निश्चित रूप से। और फिर जो है नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो करेंगे, सेशन करेंगे, उसमें इस अल्फा पार्टिकल्स को हम लोग देख लेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ड्रॉबैक से लेकर के पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए मैं अभी यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि एक मोड है यहाँ, इस मोड पे हम इसको फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप लोग दोबारा पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा और समझिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, 3 बार वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, लाइक बटन को प्रेस कर दें अगर आप लोगों को सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने फिर एक नई तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट कीजिए, नाइस वीडियो आप लोग चाहे लिख सकते हैं। और आप लोग अब उसको अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैनल सभी के लिए, सभी लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं दोस्तों, बच्चों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर इसके आगे हम लोग इसकी देखेंगे पूरा कंप्लीट तरीके से किस तरह से ये काम होता है, किस तरह से इसका मॉडल था और किस तरह से एटम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, किसी भी मैटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।